टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं स्टैंडर्ड 9 साइंस चैप्टर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। एटम्स क्या होते हैं? मैंने पिछले चैप्टर में भी बताया था। एटम्स मतलब के मैटर का छोटे से छोटा पार्ट जिसे हम डिवाइड ना कर सके, लेकिन उसे भी डिवाइड किया जा सकता है, वो हम बाद में देखते हैं कैसे। एटम्स मतलब मैटर का छोटे से छोटा पार्ट, ओके। और मॉलिक्यूल्स मतलब ग्रुप ऑफ एटम्स। मॉलिक्यूल्स मतलब बहुत सारे एटम्स का एक ग्रुप, ओके। अब इंडिया में 500 बीसी के आसपास मैटर को डिवाइड करने की थियरी शुरू हो चुकी थी। किसको डिवाइड करने की? मैटर को डिवाइड करने की। और उस टाइम पे महर्षि कन्नड़ करके एक इंडियन फिलोसोफर थे। उन्होंने कहा था इफ वी गो ऑन डिवाइडिंग मैटर और पदार्थ वी शैल गेट स्मॉलर पार्टिकल्स। मतलब के मैटर को अगर हम डिवाइड करते जाएंगे तो एंड में हमको बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स मिलेंगे जिन्हें हम अभी एटम्स कहते हैं। यहां पे इन्होंने एटम्स टाइटल नहीं दिया था, ओके। फिर ग्रीक फिलोसोफर्स डेमोक्रिटस और ल्यूसिपस, उन दोनों ने भी यही चीज कही कि अगर हम मैटर को डिवाइड करते जाएंगे तो हमें एक छोटा पार्टिकल मिलेगा जिसे हम आगे डिवाइड नहीं कर सकते। और डेमोक्रिटस ने उन पार्टिकल्स को एटम्स नाम दिया। एटम इटसेल्फ मींस इनडिविजिबल, ओके। फिर उसके बाद एंटोनी एल लेवोइजियर, उन्होंने दो लॉज बनाए कॉम्बिनेशन के, मतलब के दो एटम्स कैसे कंबाइन हो सकते हैं। और इसी के साथ उन्होंने केमिकल साइंस का फाउंडेशन बना दिया था, मतलब वहां से केमिकल साइंस पढ़ाना शुरू हो गया, ओके। अब वो दो लॉज ऑफ कॉम्बिनेशन कौन से थे वो देखते हैं। फर्स्ट लॉ था कंजर्वेशन ऑफ मास। हम कोई भी अगर केमिकल चेंज देखते हैं या कोई भी केमिकल रिएक्शन देखते हैं तो उसमें मास ना तो टूटता है ना ही मास ऐड होता है। मास इन सेंस क्या बोलते हैं हम? वेट होता है। अब जैसे दूध का एग्जांपल ले लेते हैं, ओके। अब दूध में से जब हम दही बनाते हैं तो जो दूध का वेट पहले था वैसा का वैसा ही अभी भी रहेगा। वेट में कोई भी चेंज नहीं आएगा। चेंज किस में आता है? तो वो होता है स्टेट में, मैटर के स्टेट में चेंज आता है कि पहले वो लिक्विड था अब वो सॉलिड हो गया, ऐसा। लेकिन मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है तब मास क्रिएट नहीं हो सकता ना ही मास डिस्ट्रॉय हो सकता है। और सेकंड था लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, मतलब कि कोई भी केमिकल सब्सटेंस हो, कोई भी केमिकल कंपाउंड हो, कंपाउंड मतलब के जो दो एलिमेंट्स को मिक्स करके बनता है उसे हम कंपाउंड कहते हैं। कोई भी कंपाउंड हो उसमें जो एलिमेंट्स है, द एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन डिफाइनाइट प्रोपोर्शंस बाय मास। मतलब जो भी एलिमेंट्स है वो एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में प्रेजेंट होते हैं एक कंपाउंड में। फॉर एग्जाम्पल अगर हम वाटर ले लें तो दो हाइड्रोजन के एटम्स होते हैं और एक ऑक्सीजन का एटम होता है। तो हाइड्रोजन के एक एटम का मास 1 होता है, ओके। एटॉमिक मास 1 होता है। अब एटॉमिक मास क्या है वो भी हम आगे पढ़ेंगे धीरे धीरे। और ऑक्सीजन के एक एटम का मास 16 होता है। तो 1 and 1 2 हो गया, तो 2 मास इसका और 16 इसका, 2:16 रेशियो हो गया। और वैसे ही 1:8। अब इसे कोई चेंज नहीं कर सकता। ऐसा नहीं हो सकता कि हम 2 की जगह 3 लगा दे, 2 की जगह 3 हाइड्रोजन एटम्स लगा दे या 1 की जगह 2 ऑक्सीजन एटम्स लगा दे। ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि एक वाटर मॉलिक्यूल कभी भी बनेगा तो 2 हाइड्रोजन एटम से और 1 ऑक्सीजन एटम से ही बनेगा, नहीं तो वो नहीं बनेगा, ओके। तो ये था लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। अगर आपको पूछा जाए कि ये लॉ किसने दिया था तो वो दिया था जोसेफ एल प्रोस्ट ने, जो एंटोनी लेवोइजियर को
हेल्प कर रहे थे लॉज ऑफ कॉम्बिनेशन बनाने। अब उसके बाद हम आते हैं डाल्टन्स एटॉमिक थियरी पे। अब डाल्टन कौन है? जॉन डाल्टन नाम के एक साइंटिस्ट थे, जिन्होंने, जो ग्रीक साइंटिस्ट ने एक वर्ड दिया था स्मॉलर पार्टिकल्स को, यानी कि एटम, वो वर्ड उठा के उसके ऊपर पूरी थियरी बनाई कि एटम क्या होते हैं और उनके प्रॉपर्टीज क्या है। ओके, तो उसे नाम क्या दिया गया? डाल्टन्स एटॉमिक थियरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और 2 या 3 मार्क्स में ये आंसर आ सकता है। तो डाल्टन के एटॉमिक थियरी के हिसाब से एटम्स के जो प्रॉपर्टीज है वो हम पढ़ते हैं। ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। अब कोई भी मैटर हो वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से बना है और उन छोटे पार्टिकल्स को हम क्या कहते हैं? एटम्स। उसके बाद atoms are indivisible particles which can't be created or destroyed in a chemical reaction। जैसा हमने पहले देखा था, कोई भी केमिकल रिएक्शन जब होता है तो कोई भी एटम क्रिएट नहीं होता, जो ऑलरेडी प्रेजेंट होता है वही केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेता है। कहीं से भी एटम क्रिएट नहीं होता या कहीं से भी कोई भी एटम डिस्ट्रॉय नहीं होता। ओके, फिर atoms of a given element are identical in mass and chemical properties। कोई भी एक एलिमेंट हो, सपोज हम एलिमेंट लेते हैं कोई एक कॉपर, तो कॉपर के सारे एटम्स एक जैसे होंगे, मास में भी वो एक जैसे होंगे और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी एक जैसी होगी। ओके, फिर उसके बाद डिफरेंट एलिमेंट्स, डिफरेंट मासेस एंड प्रॉपर्टीज। हर एक एलिमेंट के साथ उसका मास और उसकी प्रॉपर्टीज चेंज होती है। कॉपर का जो एटम है उसका जो मास होगा वो डिफरेंट होगा और सोडियम का जो एटम है उसका मास डिफरेंट होगा, दोनों की प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होगी। उसके बाद आता है एटम्स कंबाइन इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स टू फॉर्म अ कंपाउंड। ओके, तो जो एटम्स होते हैं वो छोटे छोटे होल नंबर्स के रेशियो में कंबाइन होते हैं। जैसे हमने वाटर में देखा था 1:8, वो भी होल नंबर ही हुआ। होल नंबर मतलब जो 0 से स्टार्ट होते हैं और इनफाइनाइट पे खत्म होते हैं। ओके, फिर उसके बाद रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड। कोई भी कंपाउंड हो उसमें एटम्स के नंबर और उसका मास डिफाइनाइट होता है। जैसे कि हमने वाटर के एग्जांपल में देखा, डिफाइनाइट नंबर ऑफ एटम्स मतलब के हाइड्रोजन के 2 एटम्स होते हैं और ऑक्सीजन का 1 एटम होता है, ये डिफाइनाइट नंबर हो गया। फिर उसके बाद काइंड्स ऑफ एटम्स मतलब जैसे वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये 2 टाइप्स के ही एटम्स हो सकते हैं। उसके अलावा अगर नाइट्रोजन बीच में आएगा तो वो वाटर नहीं कहलाएगा। ओके, नाइट्रोजन वाटर में नहीं आता है, सिर्फ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही आता है। और वाटर क्या है? एक कंपाउंड है। वाटर एक कंपाउंड है। अब हम इतनी देर से एटम, स्मॉल पार्टिकल्स, मैटर का सबसे छोटा पार्टिकल, ये सब कब से पढ़ते आ रहे, लेकिन एटम आखिर है क्या वो भी तो हम पढ़े। अब व्हाट इज एटम? अब सपोज आप एक अपने रूम का ही एग्जांपल ले लो, अपने घर का एग्जांपल ले लो, तो आपका घर बेसिकली किससे बना है? अगर छोटे से छोटा अगर हम पार्ट कहे तो वो होता है ब्रिक। ओके, फिर जब हम बहुत सारी ब्रिक्स जोड़ देते हैं तो एक वॉल बन जाती है। फिर वॉल बनने के बाद जब हम बहुत सारी वॉल्स जोड़ते हैं तो एक रूम बनता है। फिर जो बहुत सारे रूम्स है उसे अगर हम जोड़ दे तो हमारा पूरा घर बन जाता है। ओके, लेकिन बेसिक चीज क्या थी? ये ब्रिक। अगर ये ब्रिक नहीं होती तो क्या हमारा घर बनता? बिल्कुल भी नहीं। वैसे ही एटम का भी इंपॉर्टेंस है। एटम कोई भी एलिमेंट का छोटे से छोटा पार्ट है, कोई भी मैटर का छोटे से छोटा पार्ट है, उसे हम क्या कहते हैं? एटम। ओके,
ब्रिक में भी अगर आप देखोगे तो ऐसे छोटे छोटे आपको डॉट साइज पार्टिकल्स दिखेंगे। हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन अगर हम उन्हें माइक्रोस्कोप के नीचे रखें तो हमें पता चलेगा कि ब्रिक में एटम्स है, वहां पे भी एटम्स मौजूद है। ओके, एटम्स हमने देख लिया, लेकिन एटम्स की साइज किस में मेजर होती है? तो वो कौन सा मेजरमेंट होता है? नैनोमीटर, जिसे हम nm से रिप्रेजेंट करते हैं। नैनोमीटर, NANOMETER, नैनोमीटर। एक नैनोमीटर मतलब के 1/10⁹ मीटर। अगर हम देखें तो ये हो जाता है 10⁻⁻⁹ मीटर। हाइड्रोजन के एक एटम की साइज क्या होती है? 10⁻⁻10 मीटर। वाटर मॉलिक्यूल की साइज क्या होती है? 10⁻⁹ मीटर। हेमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल की 10⁻8 मीटर। ग्रेन ऑफ सैंड, जो रेती होती है, उसका जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो ग्रेन होता है, उसकी साइज 10⁻⁻4 मीटर। एंट यानी चींटी की साइज 10⁻² मीटर और वाटरमेलन की साइज 10⁻1 मीटर। फिर उसके बाद जो एलिमेंट्स है उनके एटम को सिंबलाइज कैसे करते हैं, मतलब कि ऐसा कौन सा सिंबल दिया जाए जिसे हम लिखे और पता चल जाए कि यहाँ पे हमने कॉपर लिखा है। अब कॉपर का जो सिंबल होता है वो प्रेजेंटली अगर हम देखा जाए तो Cu होता है। Cu मतलब के कॉपर। ओके, तो सबसे पहले साइंटिस्ट कौन थे जिन्हें लगा कि भाई एलिमेंट्स के एटम्स को एक अपना अपना सिंबल देना चाहिए जिससे उनको आइडेंटिफाई किया जा सके? तो वो पहले साइंटिस्ट थे जॉन डेल्टन। फिर उसके बाद बर्जीलियस नाम के एक साइंटिस्ट ने ऐसा कहा कि एटम्स जो है उन्हें जो सिंबल दिया जाता है वो उन्हीं के नाम के पहले एक या दो लेटर्स के हिसाब से होना चाहिए। ओके, तो उन्होंने कुछ ऐसे सिंबल्स दिए। डेल्टन ने ये 12 सिंबल्स दिए थे जिनके हिसाब से एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई किया जा सके। तो इसे आप याद कर लीजिएगा क्योंकि ये एमसीक्यूज में मोस्ट ऑफ पूछा जाता है, इजीली याद हो सकता है। जैसे कि मर्सिडीज का सिंबल हो तो फॉस्फोरस और बीएमडब्ल्यू का सिंबल हो तो सल्फर। ओके, फिर ऐसे ही पूरा ब्लैक हो तो कॉपर, पूरा व्हाइट हो तो ऑक्सीजन, सिर्फ एक एटम दिख रहा हो अंदर तो हाइड्रोजन, सी लिखा हो तो कॉपर, जी लिखा हो तो गोल्ड, एल लीड, पी प्लेटिना। ओके, ये बहुत इजी है याद करना और इसे मोस्ट ऑफ 1 मार्क्स में पूछा जाता है। ओके, तो पहले क्या होता था कि जो एलिमेंट जिस जगह से मिला उसी से उसका नाम होता था। जैसे कि कॉपर जो एलिमेंट है वो सिप्रस नाम के एक प्लेस से मिला था, इसलिए उसका नाम कॉपर रख दिया। ओके, लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में कोई भी अगर नया एलिमेंट मिलता है तो उसका नाम कौन रखता है? तो वो है IUPAC, which stands for इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये जो इंस्टीट्यूट है वो हर एक नए एलिमेंट का नाम रखता है और उसे एक नया सिंबल देता है। यानी कि कोई भी अगर हमें नया एलिमेंट मिल रहा है तो उसका नामकरण कौन करेगा? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ओके, अब हम इस पार्ट का सबसे जो लास्ट टॉपिक है वो पढ़ लेते हैं। छोटा सा टॉपिक है एटॉमिक मास। नाम में ही उसका मीनिंग नजर आता है। एटॉमिक मास मतलब कि एक एटम का मास, वो कैसे हम डिटरमाइन करते हैं वो। उससे पहले कुछ नेम्स एंड सिंबल्स देख लेते हैं। अब हमने पिछले टॉपिक में देखा कि हर एक एलिमेंट के एटम को उसके नेम के हिसाब से सिंबल दिया जाता है। वो काम कौन करता है? IUPAC। ओके, तो उस हिसाब से क्लोरीन का Cl, आयरन को लैटिन नेम मतलब के उसका दूसरा नाम है फेरम, तो उसके हिसाब से उसे Fe नाम दिया गया। सोडियम का दूसरा नाम लैटिन वर्ड है नेट्रियम, तो उसको सिंबल दिया गया Na। वैसे ही पोटेशियम का दूसरा नाम कैलियम, उसे सिंबल दिया गया K और जिंक का सिंबल Zn। ओके,
उसके नीचे आपको टेबल 3.1 दी गई है। वो टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें बहुत सारे एटम्स और उसके हिसाब से उनके सिंबल्स दिए गए हैं, तो वो आप प्लीज याद कर लीजिएगा। ओके, फिर उसके बाद अभी हम शिफ्ट होते हैं एटॉमिक मास पे। ओके, तो साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया, कार्बन मोनोऑक्साइड बनाने के लिए 3 ग्राम कार्बन चाहिए रहता है और 4 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए रहता है, और उस हिसाब से उन्होंने पता लगाया कि कार्बन का जो मास है, जो कार्बन का मास है वो ऑक्सीजन से 4/3 टाइम्स होगा। ऑक्सीजन के मास को जब हम 4/3 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो मास आएगा वो होगा कार्बन का मास। ओके, तो उस हिसाब से पहले जो यूनिट होता था इसे मेजर करने का वो था एटॉमिक मास यूनिट, AMU। पहले जो यूनिट यूज करते थे, जैसे कि हम नॉर्मली वेट के लिए कौन सा यूनिट यूज करते हैं, केजी यूज करते हैं हम, किलोग्राम्स। वैसे ही यहाँ पे एटम्स का मास फाइंड करने के लिए एटॉमिक मास यूनिट यूज किया जाता था पहले, और अभी IUPAC ने उसे U में चेंज कर दिया। U मतलब के यूनिफाइड मास। तो पहले उसके हिसाब से कार्बन का जो मास था वो था 1.0 U और ऑक्सीजन का मास था 1.33 U। अब साइंटिस्ट को ऐसा लगा कि अभी डेसिमल्स में आ रहे सबके मास, इससे अच्छा अगर हम सबके मास को होल नंबर्स में कन्वर्ट कर दे तो कैसा रहेगा। उसके लिए उन्होंने क्या किया, जो नेचुरली अकरिंग ऑक्सीजन है उसका मास फाइंड किया और उसका जो 1/16 पार्ट था उसे लिया। ऐसा क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन पूरी दुनिया में बहुत सारे एलिमेंट्स के साथ वो कंबाइन हो जाता था, और किसी भी एलिमेंट के साथ कंबाइन होके वो बहुत सारे कंपाउंड्स बना देता था, इसलिए। और दूसरा रीजन ये है कि जब हम ऑक्सीजन को कंबाइन करके एक्सपेरिमेंट करते हैं तो वो ऑलमोस्ट सबका होल नंबर में मास लेके आता है। ओके, तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो ऑक्सीजन का मास 16 यूनिट्स अगर हमने दिया, 16U, तो कार्बन का मास हो जाएगा 12U। तो यहां पे हमें कार्बन का मास मिल गया। कार्बन के एक एटम का जो मास होता है वो 12U होता है। ओके, वैसे ही आपको टेबल दी गई है नीचे, टेबल 3.2, उसमें सबके एटॉमिक मास दिए हुए, उसे भी आपको याद करना है। ओके, सो गाइज अभी के लिए बस इतना ही, बाकी का हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। ओके, तब तक के लिए आप इस पार्ट को रिवाइज कर दीजिए। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट्स में लिख दीजिए, आपका डाउट वहीं पे सॉल्व हो जाएगा। अगर आपको मैथ्स, एसएस या इंग्लिश का एक्सप्लेनेशन चाहिए तो वो भी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। ओके गाइस, लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड टाटा।